हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 98 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 99 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे द लाइट ऑफ एशिया नामक महाकाव्य, जो कि भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है, उसके लेखक एडविन अर्नोल्ड थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर पुस्तक पूछे तो याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जयराम रमेश लिखे हैं, लेकिन द लाइट ऑफ एशिया नामक महाकाव्य एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा के सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, सुर सरोवर झील, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, यह एक मानव निर्मित झील है और इसे रामसर स्थल का दर्जा 2020 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दोस्तों, घूर्णन करती हुई वस्तु का केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। इसका एग्जाम्पल आप लट्टू देखे होंगे। लट्टू है, और अगर आप किसी रस्सी को अपने माथे के ऊपर से, उसमें रस्सी के एक छोर पर पत्थर बांधकर, जब उस रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ के आप अपने सर के ऊपर से गोल घुमाएंगे, तो उसका जो फोर्स होता है वो केंद्र की तरफ लगता है, तो वो भी अभिकेंद्रीय बल का ही एग्जाम्पल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? दोस्तों, ऊंचाई पर स्थित वस्तु में स्थितिज ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन जब उसे गिराया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा निहित होते हैं। जैसे जैसे ही वस्तु नीचे की तरफ आते जाता है, वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ते जाती है और स्थितिज ऊर्जा घटते जाता है। जब वह भूमि को छूता है उस टाइम सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो दोस्तों, चालक तार की पीवीसी पर कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट होने से रोका जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, पीवीसी एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसलिए यह विद्युत प्रवाह को अपने से गुजरने से रोक देता है। ठीक ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक फेम्टोमीटर बराबर होता है। दोस्तों, एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर के। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण निकालना है, यानी एक्सेलरेशन निकालना है। दोस्तों, प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है? तो 0 है। वो यू, जो प्रारंभिक वेग को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, वो 0 है। निकालना क्या है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है। लास्ट वेग यानी भी कितना है? तो 5 हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है? तो 2 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो भी कितना दिया हुआ है? तो भी दिया हुआ है 5 u 0 प्लस एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम दिया हुआ है 2। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा ये, जो कि निकल कर आएगा 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल
कार्य कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य। दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है ना, और दिशा इसमें नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य का इकाई क्या होता है, ये आप लोग हमको कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो दोस्तों प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम 2011-12 में बजट में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2011-12। दोस्तों प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना यानी अवधारणा सार्वजनिक व्यय पर रंगराजन समिति के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यह राजस्व घाटे एवं पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं शामिल हुई है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हुआ है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हुआ है, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना ये शामिल नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए तथा बी सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य प्रणाली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य की संयुक्त रूप से यह संचालन करते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा दोस्तों राजकोषीय नीति का संचालन किया जाता है। राजकोषीय नीति जो कि सरकार को यह तय करने में सहायता करती है कि उसे आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कितना पैसा व्यय करना चाहिए और कितना राजस्व अर्जित करना चाहिए। तो ये काम करता है राजकोषीय नीति, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है नींबू में कैंसर, जो कि जीवाणु से होने वाला है रोग है। घास में अंगमारी, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। और गेहूं में विल्सन रोग, ये भी जीवाणु से ही होने वाला रोग है। जबकि मूंगफली का टिक्का रोग जो है यह दोस्तों फंगस से होने वाला रोग है। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा अर्चिडिकोला या फिर सर्पोस्कोरा पोर्सेनाटा नामक फंगस के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूंगफली का टिक्का रोग। अगला प्रश्न है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोजोआ। दोस्तों प्रोटोजोआ विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं है। विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? तो दोस्तों उसका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कवक, प्रोटिस्टा, एनिमेला, मोनेरा और प्लांट, ये 5 चीज हैं। क्या क्या है? कवक, प्रोटिस्टा, एनिमेला, मोनेरा और प्लांट। इसमें से प्रोटोजोआ जो है वो नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है? तो दोस्तों जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, जो कि रक्त का तरल हिस्सा होता है जिसका रंग पीले कलर का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? इसमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेचिस। दोस्तों पेचिस प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ना कि विषाणु से। वहीं इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ये सभी विषाणु जनित रोग है। चेचक हो गया, ये सब विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है, यानी हड्डी कमजोर होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विटामिन सी, मसूरों से रक्त आना, ये भी सही है दोस्तों, मसूरों से रक्त आना। या फिर होठ पे जो अब देखे होंगे दाने दाने जैसा हो जाता है, या मशूअर फूल जाता है, वो सभी विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी है, तो ये भी सही है। तीसरा है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सुमेलित नहीं है यही पूछ रहा था। और विटामिन बी1 से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ना कि गठिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों कोशिका में मौजूद लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती यानी कोशिका का आत्महत्या का थैली भी इसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता क्रिश्चियन रेने डे डुवे थे, यानी कि डे दुबे करके जिसे हम लोग जानते हैं, वो लाइसोसोम के खोज करता थे। दोस्तों लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम क्या करता है, वो फट जाता है और मृत कोशिका जो होता है उसको पचा देता है। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय। दोस्तों पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम और HCl की मदद से होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो वो हो जाएगा अंडाशय। दोस्तों अंडाशय जो है यह स्त्री प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, ना कि पुरुष प्रजनन प्रणाली का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं अंडकोश, वृषण और शुक्रवाहिका ये सभी पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्पेरोफाइटस कवक है? तो दोस्तों स्पेरोफाइटस कवक पेनिसिलियम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेनिसिलियम। इसके अलावा दोस्तों म्यूकस, मोल्ड्स, एगारिकस ये सभी भी स्पेरोफाइटस कवक का ही हिस्सा है। दोस्तों ये काम क्या करता है स्पेरोफाइटस कवक? तो यह मृत पौधे और जानवरों के पदार्थों को तोड़ने और उसे पुनर्चक्रित करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन यह पंजाब के गुरदासपुर नामक जगह पर शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरदासपुर। दोस्तों इसकी शुरुआत की कब गई थी? तो इसकी शुरुआत 23 मार्च 1889 ईस्वी को शुरू की गई थी। उसमें मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को मसीहा और महदी होने का दावा किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी के द्वारा किया गया था, यानी नारायण मल्हर जोशी के द्वारा किया गया था, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NM जोशी। अगला प्रश्न है, सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति समाजवादी विचार का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों राम मनोहर लोहिया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत में समाजवादी आंदोलन के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है,
भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई है? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में होमिनिड जीवाश्म की खोज सर्वप्रथम नर्मदा घाटी क्षेत्र में की गई थी, जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में हथनोरा नामक जगह है, वहाँ पे इसका खोज कब हुआ था दोस्तों? तो इसका खोज 1982 ईस्वी में किया गया था। कब? 1982 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इसे नर्मदा मानव या नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसे बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शशांक जो है दोस्तों वह हिंदू धर्म को मानने वाले थे, सबसे ज़्यादा शैव धर्म को मानते थे और वो बौद्ध धर्म या फिर अन्य धर्म को उतना पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से माना जाता है कि शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। दोस्तों शशांक पूर्वी बंगाल के शासक और गौड़ साम्राज्य के प्रथम राजा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों शांत घाटियों का देश लेसोथो को कहा जाता है। किसे? लेसोथो को, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका का स्थल रुद्ध देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेसोथो। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंडफॉल द्वीप, जो कि उत्तरी और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है, यानी कि खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास और रूस के पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन स्वर्ण भंडार यानी सोने को जमा करके रखने में जो अग्रीम देश है वो है अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों परीछा बांध यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित बेतवा नदी पर पराची बांध को बनाया गया है। दोस्तों बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेतवा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है? तो दोस्तों भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिक्किम का टोटल आबादी कितना है? तो दोस्तों सिक्किम का टोटल आबादी 6 लाख कितना 6,10,577 लोग वहाँ की आबादी है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। वहीं पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों गो बैक टू नेचर का नारा रूसो के द्वारा दिया गया था, जे रूसो के द्वारा, जो कि एक प्रकृतिवाद में के प्रमुख प्रवर्तक रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रूसो औपचारिक शिक्षा पद्धति के विरुद्ध तथा प्रकृति के प्रति सच्ची शिक्षा के समर्थक रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूसो। अगला प्रश्न है, बुद्धचरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों बुद्धचरितम पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुद्धचरितम एक संस्कृत का नाटक है, संस्कृत काव्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 दिसंबर। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? दोस्तों 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं पे 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चारों डेट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस और 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। ठीक है,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। वहीं पे अनुच्छेद 44 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रमंडल के स्मारकों, स्थल एवं वस्तुओं के संरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। वहीं पे बात करें अनुच्छेद 48 के ए का, तो अनुच्छेद 48 के ए में पर्यावरण की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का चर्चा अनुच्छेद 51 में किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो दोस्तों सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे तीसरे राष्ट्रपति रहे थे, जिसकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ही हो गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, ऐसे 6 लोग थे। कौन कौन थे? तो पहला थे मोरारजी देसाई, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरा वीपी सिंह, चौथा पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद पचमा है एचडी देवगौड़ा, उसके बाद है छठा नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये 6 लोग थे जो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले कहीं ना कहीं के मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? दोस्तों भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। कितनी? 500। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 500। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में 552 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 530 राज्य से, 20 यूटी से और 2 आंग्ल इंडियन का सीट दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? यानी राज्यसभा का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों राज्यसभा यानी द्वितीय या फिर उच्च सदन का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी। दोस्तों राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अगर पूछे पहला सत्र कब आयोजित हुआ तो 13 मई 1952 ईस्वी को, और इसका गठन कब हुआ तो 3 अप्रैल 1952 को गठित हुआ। और दोस्तों राज्यसभा का चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 80 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। पहला है योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के संसाधनों एवं प्रयासों का गतिशील करना, बिल्कुल सही है ये। दूसरा है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीतियों का विकास करना, ये भी सही है। तीसरा है देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। दोस्तों जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धुआं यानी स्मोग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों धुआं वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के वजह से। दोस्तों धुआं
कोयला वाहन के उत्सर्जन और औद्योगिक धुआं के जलने की वजह से भी बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में Mn यानी मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैग्नीज डाइऑक्साइड में से मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। वहीं पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, क्योंकि मैग्नीज का पूछा था। अगला प्रश्न है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो दोस्तों माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय होने की वजह से इसकी रासायनिक संरचना और खनिज संरचना एक जैसी ही होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन के जलने पर जलवाष्प बनता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम वायु प्रदूषण होता है। इसके जलने से कोई भी कार्बन या फिर कोई अन्य यौगिक नहीं निकलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? तो दोस्तों पानी आणविक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। पानी एक ध्रुवीय अणु है, जिसके कारण एक लवणों में मौजूद आवेशित आयनों के प्रभावी रूप से अंतःक्रिया करता है। इसमें हाइड्रोजन बंध के जरिए लवणों का विघटन आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो दोस्तों सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयोडीन। वहीं पे दोस्तों फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय अवस्था में रहता है सामान्य ताप पर, और ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो दोस्तों दीपावली को शोक त्योहार के रूप में थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थारू जनजाति, जो कि दोस्तों उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल में पाया जाता है। दोस्तों थारू जनजाति इस दिन को अपने परिवार के उन सदस्यों को याद करती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए यह उस दिन को शोक के रूप में मनाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों सतकोसिया बाघ रिजर्व यह ओडिशा में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा के अंगुल और नायादगढ़ जिले के सीमा पर स्थित है सतकोसिया बाघ रिजर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित घास का मैदान दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है ब्राजील में घास का मैदान को कैंपोस कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है हंगरी में घास के मैदान को पुस्टाज कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, ना कि बेल्ट्स जो है दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, तो ये गलत हो गया। वहीं पे अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, तो ये सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। और सही सुमेलित कौन नहीं है, यही पूछ रहा था, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ट्स कहते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आज इस सीरीज का अंतिम सेट होगा, वो 100वां सेट होगा। तो आई होप
कि आप उसे ज़रूर देखेंगे और उसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग 7500 सेट वाले सीरीज़ को चलाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप उस सीरीज़ को भी बहुत प्यार देंगे और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।